हेलो एवरीवन, मैं हर्षित आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपकी अपनी टेक्निकल पाठशाला में। बच्चों, हमने आखिरी क्लास में देखा एनालिसिस ऑफ रिएक्टिव पावर एंड पैरेलल ऑपरेशन ऑफ एन अल्टरनेटर। उसी से रिलेटेड एक छोटे मोटे टॉपिक हम लोग आज और पढ़ेंगे, फिर में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आएंगे जिसका नाम है हंटिंग। हंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे जो भी पढ़ रहे हैं, जो अभी कॉलेज में हैं या यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर में आपको क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में ज़रूर मिल जाएगा, और जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट जॉब की, उसमें भी इससे एक क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है। तो आइए पहले हम लोग शुरू करते हैं ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स से, जो कि हमारा रिलेटेड है पैरेलल ऑपरेशन से। ठीक है बच्चों, पहले हम लोग देखेंगे ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है बच्चों? मैंने आपको आखिरी क्लास में पढ़ाया था पैरेलल ऑपरेशन ऑफ अल्टरनेटर। तो हमारी जो ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है वो होती है जब भी हम अल्टरनेटर को पे हम लोड कनेक्ट करेंगे हम, तो हमारा जो फ्रीक्वेंसी है उसमें थोड़ा सा डिक्रीमेंट आएगा। इसी को हम लोग कहते हैं ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमारी बनती है वो बनती है पावर और फ्रीक्वेंसी के बीच में। तो पहले इसकी डिफाइन लिख लीजिए। as we connect the load across an alternator, a slight decrement comes in the frequency of an alternator takes place। बच्चों, हमने इसमें यही लिखा, जब भी हम लोड कनेक्ट करेंगे अपने अल्टरनेटर से तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसमें थोड़ी सी गिरावट आएगी। जो हमारी इंडिया में फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है, लेकिन जब हम लोड कनेक्ट करते हैं किसी भी बस हमारी लाइन से या बस बार से, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसमें थोड़ा सा डिक्रीमेंट आएगा, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या पहले बनाते हैं ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स में। आपको बताता हूँ क्या होती क्या है। ये हमारी बनती है पावर और फ्रीक्वेंसी के बीच में। ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बच्चों हमारी बनती है ये, उसको हम लोग कहते हैं ड्रूपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो जब हम लोग क्या करेंगे, लोड जब हम कनेक्ट करेंगे किसी इनफाइनाइट बस बार से, पहले आप समझिए, ये हमारे दो जनरेटर हैं। ये मैंने मान लिया G1, ये मैंने मान लिया G2, और ये मेरे कनेक्ट हैं किसी भी इनफाइनाइट बस बार से। ये हमारी कोई भी लाइन है, इस पे हमने लोड कनेक्ट किया बच्चों यहाँ पे। तो हम जो जनरेटर की फ्रीक्वेंसी लेंगे, इस वाले जनरेटर में हम लोग लोड लगा रहे हैं, तो इस जनरेटर की जो हम फ्रीक्वेंसी लेंगे वो हम थोड़ी ज़्यादा लेंगे इनफाइनाइट बस बार से। इनफाइनाइट बस बार की जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी होगी 50 हर्ट्ज, क्योंकि इंडिया में हमारी 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। जब हम लोड कनेक्ट करेंगे तो इसमें थोड़ी सी जो आएगा रिडक्शन आएगा हमारी फ्रीक्वेंसी में। वो रिडक्शन ना हो उसके लिए हम क्या करते हैं, इस जनरेटर की फ्रीक्वेंसी को थोड़ा ज़्यादा लेते हैं जिससे वो कंपनसेट हो जाए। ठीक है, तो देखिए, so before connecting any load to an alternator, the frequency takes place slightly greater than the infinite bus bar। जो हम फ्रीक्वेंसी लेंगे अपने जनरेटर की, इसकी जो हम फ्रीक्वेंसी लेंगे वो 50.1 या 50.2 ऐसे हम लेंगे। ठीक है बच्चों, उससे क्या होगा, जब हम लोड कनेक्ट करेंगे तो थोड़ी हमारी फ्रीक्वेंसी जो कम होगी तो वो ये कंपनसेट कर लेगा, ये हमारी 50 हर्ट्ज कांस्टेंट बनी रहेगी। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा,
ओमेगा जो होता है बच्चों हमारा क्या होता है 2 पाई एफ। तो ओमेगा जनरेटर हम लोग जो ले रहे हैं वो ज्यादा ले रहे हैं ओमेगा इनफाइनाइट से, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं 2 पाई एफ जनरेटर इज ग्रेटर देन 2 पाई एफ इनफाइनाइट। तो यहाँ से हम लोग ने क्या देखा, फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनफाइनाइट बस बार। बस हम लोगों ने यहाँ से यही देखा, ये जो है हमारा ये इम्पोर्टेंट है कि जब हम लोड कनेक्ट करेंगे किसी भी बस बार पे तो हम जनरेटर की फ्रीक्वेंसी क्या रखेंगे, तो आपको बस यही रखना है यार कि हम जो है उसको ज्यादा रखेंगे इनफाइनाइट बस बार की फ्रीक्वेंसी से। इसमें इतना ही टॉपिक है। अब दूसरा टॉपिक है हमारा बच्चों क्या, लैंप मेथड। लैंप मेथड से बहुत क्वेश्चन नहीं आते, जो क्वेश्चन आएगा मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, वो आप समझ लीजिएगा। लैंप मेथड हमारा होता क्या है, जब हम लोग लाइन पे काम कर रहे होते हैं बच्चों, तो हमको फेज कर चेक करने के लिए जरूरत पड़ती है बहुत सारी चीजों की। तो आजकल तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट आ चुके हैं बहुत सारे, जिससे हम लोग कुछ भी पता कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी क्या है और करंट कितना है, वोल्टेज कितना है। लेकिन पहले क्या होता था बच्चों, पहले हमारे पास ये सब आइडियाज नहीं थे और ये इंस्ट्रूमेंट हमारे पास नहीं आए थे। तो उसकी वजह से हम लोग क्या यूज करते थे, फेज चेक करने के लिए लैंप मेथड का हम लोग यूज करते थे। लैंप मेथड में हम लोग क्या देखते हैं बच्चों, वो मैं आपको भी बताता हूँ। दूसरा जो टॉपिक है बच्चों हमारा वो है लैंप मेथड। लैंप मेथड क्या होता है बच्चों, लैंप मेथड में हम लोग देखते हैं जैसे हमारे 3 फेज होते हैं, आपको पता होगा R/B, रेड येलो ब्लू, ठीक है। तो वो 3 फेज अगर सेम फेज में हमारे होंगे तो क्या होगा, और वो डिफरेंट फेज में होंगे तो क्या होगा, और वो सेम फेज में है या नहीं, ये हम लोग कैसे चेक करते हैं, वो हम लोग चेक करते हैं लैंप मेथड से। होता क्या है, आप इसमें सिर्फ एक कंक्लूजन लिख लीजिए, क्वेश्चन अगर आपको आएगा तो वो इसी से आएगा, बाकी कोई क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। इफ द बल्ब on and off 1 by 1, which means the generator has opposite phase सीक्वेंस। जब हमारा बल्ब, पहले एक बल्ब जलेगा, आर वाला जला, वाई वाला जला, फिर बी वाला जला, ऐसे अगर हमारे एक एक करके हमारे बल्ब जल रहे हैं तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा फेज है वो अपोजिट सीक्वेंस में होगा। अब दूसरा हमारा कंक्लूजन क्या है बच्चों, दूसरा हमारा कंक्लूजन है इफ द लैम्प और बल्ब ऑन एंड ऑफ simultaneously then the generator has the same phase sequence। तो अगर हमारे आर वाई भी जितने भी फेज हैं ये हमारे फेज होते हैं, ये आर हो गया, ये वाई हो गया, ये बी हो गया। अगर ये लोग सेम फेज में है बच्चों, तो जो हमारे बल्ब है या लैंप है हम कनेक्ट करेंगे लाइन में, तो वो ऑन ऑफ एक साथ होंगे, या तो तीनों ऑन होंगे या फिर तीनों ऑफ होंगे। लेकिन अगर उनका वो अलग अलग है तो क्या होगा बच्चों, फिर वो एक एक करके चलेंगे। इसका वो क्या है, अगर हमारे एक एक करके चल रहे हैं, इसको हम कैसे करना सही करना चाहें तो हम क्या करेंगे, इंटरचेंज एनी 2 फेज। कोई भी 2 फेज अगर हम चेंज कर दें, जैसे हमारा 1 by 1 करके चल रहा है, पहले आर फिर वाई फिर बी, एक साथ में नहीं ग्लो कर रहे हैं, अगर एक एक करके चल रहे हैं तो हमको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कोई भी 2 फेज को हम लोग इंटरचेंज कर देंगे तो उनका फेज जो फेज सीक्वेंस है वो सेम हो जाएगा। और अगर वो साथ में चल गुजर रहे हैं तब तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, वो ऑलरेडी से हमारे सेम फेज में है, तो इसमें हमको कुछ नहीं करना है। इसमें भी आप लिख लीजिए डू नथिंग। इसके बाद एक इसमें है बच्चों, और ये मैं आपको बता दूं, द लैम्प्स
which are on and off are called flickering frequency। जो हमारी ये लैंप ऑन और ऑफ हो रही है बच्चों, वो किस वजह से होती है? वो होती है हमारी फ्लिकरिंग फ्रीक्वेंसी की वजह से। अब फ्लिकरिंग फ्रीक्वेंसी हमारा फिर से वही होगा, ओमेगा हमारा होता है क्या? 2 पाई एफ ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा जनरेटर माइनस ओमेगा इनफाइनाइट 2 पाई एफ जनरेटर माइनस 2 पाई एफ इनफाइनाइट। यहाँ से 2 पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से जो हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आएगी बच्चों, वो क्या आ गई? एफ जनरेटर माइनस एफ इनफाइनाइट। इसी फ्रीक्वेंसी को बच्चों हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को हम लोग बोलते हैं फ्लिकरिंग फ्रीक्वेंसी। और फ्लिकरिंग फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? मिनिमम। जितनी का हमारी फ्लिकरिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होगी उतना ही हमारे लिए अच्छा होगा। और एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, यहाँ पे लिख लीजिए बच्चों आप, फ्लिकरिंग फ्रीक्वेंसी इज मेजर्ड बाई, ये आप लिख लीजिए, सिंक्रोनोस्कोप मेथड। सिंक्रोस्कोप मेथड। इस मेथड से बच्चों हम इस फ्रीक्वेंसी को फाइंड करेंगे। लैंप मेथड से जो बच्चों आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में, वो सिर्फ ये मिलेगा कि अगर हमारी जो लैंप है वो 1 बाई 1 करके तीनों फेजेस में जल रही है तो उसका फेज सीक्वेंस कैसा है? अपोजिट सेम फेज सीक्वेंस है। अगर हमारी लैंप है और वो साइमल्टेनियसली तीनों एक साथ जल रही हैं, एक साथ बुझ रही हैं, तो हमारा फेज सीक्वेंस कैसा है? सेम फेज सीक्वेंस में है। और क्या क्वेश्चन मिल सकता है? हमारी जो लैंप ऑन और ऑफ होती है उस प्रोसेस को या उस फ्रीक्वेंसी को हम लोग क्या कहते हैं? फ्लिकरिंग फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्लिकरिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए। फ्लिकरिंग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती क्या हो सकता है? आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ जनरेटर और फ्रीक्वेंसी ऑफ इनफाइनाइट बस बार की वैल्यू दे दे और आपसे फ्लिकरिंग फ्रीक्वेंसी पूछ ले तो डायरेक्ट फॉर्मूले में आप पुट करके आंसर बता सकते हैं। हो सकता है आपसे पूछ ले फ्लिकरिंग फ्रीक्वेंसी हम किससे मेजर करेंगे, तो भैया वो हम मेजर करेंगे सिंक्रोनोस्कोप मेथड से। ठीक है, इसके बाद आते हैं बच्चों अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, किस पे? हंटिंग पे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा, समझ आएगा आपको। जिस टॉपिक से क्वेश्चन बन सकता है, जिस पॉइंट से क्वेश्चन बन सकता है हंटिंग में, मैं आपको यहाँ पे पढ़ाऊंगा अभी। एक क्लास में आपकी जब ये पूरा सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा फिर मैं आपकी एक क्लास रखूंगा क्वेश्चंस की, उसमें आप देखिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन इन सब टॉपिक से बनते हैं जो मैंने आपको पढ़ाया है। जितना मैंने आपको पढ़ाया उतने से ही आपके सारे क्वेश्चन लगेंगे और सारे PYQs में आप लोगों के लगवाऊंगा, तो आप टेंशन फ्री रहिए। अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे, हंटिंग पे। तो भैया हंटिंग क्या होता है बच्चों? हंटिंग हमारा होता है, कोई भी हमारी मशीन है वो चलेगी तब जब उसको उसका स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट मिल जाएगा। जैसे आजकल के हमारे रिलेशनशिप है एकदम ठीक वैसा उल्टा है उसका। आजकल के रिलेशनशिप अनस्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट पे भी चल जा रहे हैं, लेकिन हमारी मशीन स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट पे ही चलेगी। ये रूल है, ठीक है। इसको शुरू करते हैं। आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा वो है हंटिंग। तो पहले इसकी डिफाइन आप लोग लिखिए, फिर मैं आपको बताता हूं। हंटिंग इज नथिंग बट द ऑसिलेशंस इन रोटर, एक सेकेंड, when it is searching for its stable ऑपरेटिंग पॉइंट। हंटिंग जो होती है बच्चों वो हमारी बस इतनी सी होती है, होता कुछ नहीं है। हमारे रोटर के में जो ऑसिलेशंस होती हैं उसी को हम लोग हंटिंग कहते हैं। प्रैक्टिकली क्या होता है बच्चों, ये मैं आपको बता दूं। प्रैक्टिकली
oscillations are damped out because of friction of rotor। होता क्या है बच्चों, हंटिंग कुछ नहीं है, हंटिंग बस इतना समझो, हंटिंग मतलब ऑसिलेशंस रोटर के अंदर ऑसिलेशंस होते हैं, उसी को हम एक नाम से जानते हैं, वो होती है हंटिंग। प्रैक्टिकली क्या होता है, हमारी मशीन में फ्रिक्शन होता है रोटर के अंदर, स्टेटर और रोटर के बीच में जो फ्रिक्शन होता है, उसी की वजह से अपने आप जो हमारे ऑसिलेशंस है वो डैम्ड आउट हो जाते हैं। लेकिन हम लोगों को पढ़ने के लिए इसको देखना है, तो अब हम लोग देखेंगे। अब हम लोगों को पता है बच्चों, वी must know the swing equation। स्विंग इक्वेशन बच्चों आपको पता होगी, नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, ये होता है h अपॉन पाई एफ डी स्क्वायर डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू पीई माइनस पी एम। ठीक है बच्चों, ये हमारी हो गई फर्स्ट इक्वेशन। अब डी स्क्वायर डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर जो होता है वो हमारा क्या होता है, एक्सीलरेशन ऑफ रोटर। ठीक है बच्चों, अब डी डेल्टा बाई डी टी हमारा क्या होता है, ओमेगा एम माइनस ओमेगा ई। ये हमारा होगा ओमेगा एस माइनस ओमेगा आर। अब ओमेगा एस हमारा यहाँ पे क्या है, सिंक्रोनस एंगुलर स्पीड, और ओमेगा आर बच्चों हमारे यहाँ पे क्या है, रोटर एंगुलर स्पीड। और एक चीज मेरे यहाँ पे बच्चों रह गई, वो हमारा एच जो होगा वो होगा इनर्शिया कांस्टेंट। ये सब पे जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं वो बिल्कुल ध्यान ना दें इतने पोर्शन पे। ये मैं बता रहा हूँ उन बच्चों के लिए जो अभी कॉलेज में है, उनके एग्जाम्स में हो सकता है पूछ ले हंटिंग इन डिटेल, तो आप ये डिफाइन लिख के, ये लिख के अगर इसको बता देंगे तो आपको पूरे नंबर अपने मिल जाएंगे। बाकी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसके लिए मैं बताऊंगा इम्पोर्टेंट क्या है। यहाँ तक आप लोग लिखिए, फिर मैं आगे बताता हूँ आपको और क्या होगा। तो मोटर जो हमारी ऑपरेट करेगी बच्चों, मोटर हमारी जो ऑपरेट करती है, सॉरी नहीं करती है, वो हमारी किसमें नहीं करती है, स्टडी स्टेट कंडीशन में हमारी मोटर ऑपरेट नहीं करेगी कभी भी। अब आगे बताता हूँ होता क्या है। मोटर ऑपरेट्स इन स्टडी स्टेट। स्टडी स्टेट में हमारी मोटर कब ऑपरेट करेगी बच्चों, वो हमारी करेगी भाई साहब जब हमारा जो है मैकेनिकल लोड वो इलेक्ट्रिकल लोड के इक्वल जब होगा, तब हमारी मोटर जो है स्टडी स्टेट कंडीशन में वो करेगी। ये हमारी हो जाएगी सेकंड इक्वेशन। अब हमने क्या देखा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इससे हमको क्या मिला, डी स्क्वायर डेल्टा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ये हमको इसमें मिला। अब अंडर स्टडी स्टेट ऑपरेशन द मोटर डज नॉट एक्सीलरेट। हमारी जो मोटर है उसमें हमने क्या देखा था बच्चों, इसको हम लोग क्या बोल रहे थे, ये है हमारा एक्सीलरेशन ऑफ रोटर। ये मैंने अभी आपको बताया, ये हमारा एक्सीलरेशन ऑफ रोटर है। इसकी वैल्यू हमारी 0 आ गई, पहली और दूसरी इक्वेशन से हमने देखा। तो इसके 0 आने की वजह से हमको क्या मिला,
अंडर स्टेडी स्टेट ऑपरेशन में हमारी जो मोटर है वो एक्सेलरेट नहीं करेगी। तो हमारी मोटर एक्सेलरेट कब करेगी, तो मैं बताता हूँ। द पॉइंट वेयर मैकेनिकल लोड इज intersect with electrical load, at that point we got our stable operating point। इस पॉइंट पे जब हमारा मैकेनिकल लोड इलेक्ट्रिकल लोड एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, वहां पे हमारी जो मोटर है उसको उसका स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट मिल जाएगा और हमारी मोटर जो है बच्चों क्या करेगी, वहां पे एक्सेलरेट करेगी। मैं आपको यहीं बना के दिखा देता हूँ। ये मैं आपको पहले बनवा चुका हूँ एक बार, लेकिन आप फिर से एक बार देख लीजिए। ये जो है बच्चों हमारा ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिकल लोड। ठीक है बच्चों, ये यहाँ उसके बाद ये हमने मान लिया ये हमारा मैकेनिकल लोड है। तो एक हमारा ये पॉइंट हो गया और एक हमारा ये पॉइंट हो गया। यहाँ दो पॉइंटों पे इलेक्ट्रिकल लोड मैकेनिकल लोड एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो हमारे रीजन हो गए, ये हमारे क्या हो गए बच्चों, ऑपरेटिंग पॉइंट या स्टेबल पॉइंट रीजन हो गए। और ये जो हमारा है ये है डेल्टा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ये रीजन है डेल्टा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, ये है डेल्टा इज लेस देन 90 डिग्री। पावर एंगल इक्वेशन में मैंने आपको बताया था कि हमारा डेल्टा 90 डिग्री होना चाहिए, लेकिन उसके साथ मैंने आपको बताया था कि अगर हमने डेल्टा एंगल को 90 ले लिया और 90 अगर हमने ले लिया और थोड़ा सा हमारा एंगल बढ़ गया, तो इस रीजन को मैंने आपको क्या बताया था बच्चों, ये हमारा कौन सा रीजन है, अनस्टेबल रीजन। और अगर वो इस तरफ शिफ्ट हो गया जरा सा भी एंगल 90 से 90.1 भी हो गया, तो हमारी जो मशीन है तुरंत क्या हो जाएगी, अनस्टेबल रीजन में चली जाएगी। इसीलिए जो हम अपना एंगल रखते हैं वो 90 से हमेशा कम रखते हैं, उसको हम यहाँ कहीं रखते हैं 65 to 70। ठीक है, ये हमारा कौन सा रीजन होता है, ये हमारा होता है स्टेबल रीजन। तो इस पॉइंट पे हमको क्या मिलेगा, हमारा स्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट मिलेगा। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि कॉजेस क्या क्या है, किस किस वजह से हमारी जो हंटिंग होती है वो किस वजह से होती है। यहाँ तक कोई डाउट हो कमेंट में करके आप मुझे बताएं, मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है बच्चों, अब हम लोग देखेंगे कॉजेस ऑफ हंटिंग। हंटिंग किस वजह से होती है। हंटिंग के होने की बेटा दो तीन वजह है। हंटिंग हमारी होती है मैकेनिकल लोड में चेंज होने से, इलेक्ट्रिकल लोड में चेंज होने से, फील्ड करंट में चेंज होने से और हमारी हार्मोनिक्स में चेंज होने से। ठीक है, इतने रीजन है कॉजेस हमारे। इस कॉज से हंटिंग हमको देखने को मिलती है मशीन में, सिंक्रोनस मशीन के अंदर। अब हम लोग देखेंगे बेटा कॉजेस ऑफ हंटिंग। तो हंटिंग होने के क्या क्या कॉजेस हैं बच्चों। पहला, सडन चेंज इन मैकेनिकल लोड। हमारा जो पीएम है इसमें कोई भी सडन चेंज अगर आ जाता है तो हमको हंटिंग देखने को मिलेगी। दूसरा हमारा क्या है बेटा, सडन चेंज इन इलेक्ट्रिकल लोड। इलेक्ट्रिकल चेंज में अगर हमारा सडन चेंज आ जाता है तब हमको हंटिंग देखने को मिलेगी। तीसरा क्या है, सडन चेंज इन फील्ड करंट। फील्ड करंट में बच्चों मैंने आपको कई बार बताया था, जब हम फील्ड करंट बढ़ाएंगे तो हमारा फील्ड फ्लक्स बढ़ेगा, जिसकी वजह से इंड्यूस्ड ईएमएफ बढ़ेगा। इंड्यूस्ड ईएमएफ हमारा बच्चों क्या होता है, P इज इक्वल टू मैंने आपको बताया था EA VT बाई एक्सएस इंटू साइन डेल्टा। ठीक है, तो जब हम अपना फील्ड करंट बढ़ा रहे हैं फील्ड फ्लक्स हमारा बढ़ जाएगा।
फील्ड फ्लक्स बढ़ने से ये बढ़ जाएगा, तो जब ये बढ़ेगा बेटा तो ये पावर हमारी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी, ठीक है। उसकी वजह से हमारा क्या देखने को मिलेगी, हंटिंग देखने को मिलेगी। एक चौथा जो पॉइंट है वो क्या है हमारा, ड्यू टू हार्मोनिक टॉर्क। हमारी जो वो होगी बेटा टॉर्क, उसमें हार्मोनिक्स आ जाएंगी, और हार्मोनिक्स नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको तो ऑसिलेशंस खत्म करनी है, ऑसिलेशंस को ही हम लोग हंटिंग कहते हैं। उसमें हमको हार्मोनिक्स और मिल जाए तो हमको ऑसिलेशंस के साथ साथ हार्मोनिक भी खत्म करनी पड़ेगी। तो ये 4 रीजन है, कॉजेज है, मतलब इनकी वजह से हमारा हंटिंग होता है। अब इफेक्ट क्या होगा हंटिंग होने से, इफेक्ट ऑफ हंटिंग। तो अगर हंटिंग हमारी मशीन में हो जाती है तो उससे इफेक्ट क्या क्या पड़ेगा हमारे ऊपर, मशीन के ऊपर सॉरी, तो वो पड़ेगा स्ट्रक्चरल डैमेज, इसी को हम लोग बोलते हैं बेटा फैटिग ऑफ रोटर बिकॉज ऑफ द स्पीड very rapidly, the speed increase और decrease बेटा, बढ़ेगी भी और घटेगी भी बहुत जल्दी जल्दी, very rapidly। structural damage of rotor because of the speed increase और decrease very rapidly। हमारी स्पीड जो है वो बहुत जल्दी बढ़ जाए, ऑसिलेशन से ज़्यादा हो सकती है, कम हो सकती है। ज़्यादा होगी स्पीड को बढ़ा देगी, कम होगी स्पीड को घटा देगी, ठीक है बेटा। एक रीज़न हमारा ये हो गया। दूसरा रीज़न इसको मिटा देते हैं। दूसरा जो हमारा रीज़न होगा बच्चों वो होगा जो हमारा डेल्टा होता है बेटा, वो बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। अब डेल्टा के बढ़ने और घटने से क्या होगा, ये पहला डेल्टा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। डेल्टा के बढ़ने से अब हमारा घटने से क्या होगा, फिर से भाई टू साइन डेल्टा। अब या तो ये बढ़ेगा या ये घटेगा। ये हमारा दूसरा, हम लोग मानते हैं कि हमारा डेल्टा बढ़ गया है, ठीक है। डेल्टा जब हमारा बढ़ेगा तो हमारी पावर जो है वो बढ़ जाएगी। P इज इक्वल्स टू बच्चों क्या होता है, VI। तो जब हमारी पावर बढ़ गई तो हमारा करंट भी बढ़ेगा। करंट के बढ़ने से हमारा I2R लॉसेस बढ़ेगा, जिसकी वजह से हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, एफिशिएंसी कम हो जाएगी, जो कि बिल्कुल भी नहीं हम होनी चाहिए। क्योंकि हम कोई भी मशीन या कोई भी चीज़ हम बना रहे हैं उसमें हम लोग सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखेंगे, उसकी एफिशिएंसी क्या है। एफिशिएंसी किसी भी मशीन की, चाहे वो जनरेटर हो, चाहे वो मोटर हो, चाहे वो ट्रांसफार्मर हो, चाहे हम कोई भी चीज़ बनाए, पर्सनल हम कोई चीज़ बनाए, उसमें उसकी एफिशिएंसी हम लोग हमेशा चेक करते हैं। एफिशिएंसी अगर उसकी हाई है तभी वो मशीन हमारे लिए अच्छी है, वरना उस मशीन का हमारे लिए कोई यूज़ नहीं है। ये हो गए थे बेटा कॉज। इसके बाद हम लोगों ने देखा इफेक्ट। इफेक्ट क्या क्या मैं फिर से बता रहा हूँ, स्पीड बढ़ने घटने से या फिर डेल्टा के बढ़ने घटने से हमारी जो मशीन है वो उसमें इफेक्ट हो जाती है। अब हम लोग देखेंगे कि हम इसको खत्म कैसे करेंगे। ये दिक्कत तो सारी आ गई, हमने देख भी ली क्या क्या दिक्कत आई। मैकेनिकल लोड बढ़ जाएगा तो हमें हंटिंग देखने को मिलेगी, इलेक्ट्रिकल लोड बढ़ जाएगा तो हमें हंटिंग देखने को मिलेगी, फील्ड करंट बढ़ जाएगा तो हमें हंटिंग देखने को मिलेगी, हार्मोनिक टॉर्क आ जाएगी तो हमको हंटिंग देखने को मिलेगी। उसके साथ साथ हमने ये भी देख लिया इफेक्ट क्या होगा, स्पीड बढ़ जाएगी घट जाएगी, ठीक है। स्पीड बढ़ गई, घटने के साथ साथ हमारा डेल्टा भी बढ़ घट जाएगा। अब हम लोगों को क्या देखना है कि हम इस हंटिंग को जो है बेटा वो खत्म कैसे कर सकते हैं। तो हंटिंग खत्म करने के हमारे पास होते हैं 2 मेथड। अब हम लोग देखेंगे बच्चों एलिमिनेशन ऑफ हंटिंग। ये बहुत बढ़िया टॉपिक है बच्चों, एलिमिनेशन ऑफ हंटिंग। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है हंटिंग कैसे रिड्यूस करेंगे हम, या फिर इसमें जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पहला है आपका, पहला नहीं पहले मैं आपको बता देता हूँ। इसको हम 2 तरीके से खत्म कर सकते हैं बच्चों।
तो बाई यूजिंग 1 2, तो इसको हम खत्म कर सकते हैं बाई यूजिंग फ्लाइंग व्हील लगाकर हम इसको खत्म कर सकते हैं। दूसरा है बच्चों हमारा डैम्पर वाइंडिंग। ये टॉपिक आपको बेहद अच्छे से पढ़ना है, जितना पढ़ाया जाए उतना याद रखना है। जितने भी जेई के क्वेश्चन होंगे बेटा आप लोगों के, उसमें इसी से क्वेश्चन अगर हंटिंग से आएगा तो वो इससे पूछेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। सिंक्रोनस मशीन से अगर क्वेश्चन कहीं आ रहा है, चाहे वो एग्जाम पेपर में आए चाहे गवर्नमेंट के पेपर में आए, इस टॉपिक से आने की संभावना बहुत होती है। डायरेक्ट पूछ लेगा हंटिंग रिड्यूस करने के लिए हम क्या लगाएंगे, 3 ऑप्शन कुछ भी देगा, चौथा डैम्पर वाइंडिंग आपको दे देगा। ये ऑप्शन आपको लगाना है। अब फ्लाइंग व्हील जो भाई साहब है वो क्या काम करेंगे, फ्लाई व्हील opposes any kind of oscillations। किसी भी तरह के हमारे ऑसिलेशन मशीन में है, किसी भी चीज में है, इसको सिर्फ ऐसा नहीं हम सिंक्रोनस मशीन में लगा रहे हैं, जहां से भी हमको ऑसिलेशन हटाना है वहां हम फ्लाई व्हील का यूज कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा आ गया बच्चों हमारा डैम्पर वाइंडिंग। डैम्पर वाइंडिंग को हम कहाँ लगाते हैं बच्चों, डैम्पर वाइंडिंग इज प्लेस्ड ऑन दी पोल फेसेस ऑफ, याद आया कुछ, सलाइन पोल रोटर में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। डैम्पर वाइंडिंग इसी रोटर में हम लोग यूज करते हैं, सिलेंड्रिकल रोटर में यूज नहीं करते। पढ़ाया था ना स्पीड जो हम इसमें बढ़ा के यूज नहीं कर पा रहे थे, स्पीड हम सलाइन पोल रोटर को हाई स्पीड पे क्यों नहीं यूज करते हैं, क्योंकि उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ जाता है, जिसकी वजह से हमारी मशीन अनस्टेबल हो जाती है। उसकी वजह से हम लोग उसमें क्या लगा रहे थे बच्चों, डैम्पर वाइंडिंग। डैम्पर वाइंडिंग हमेशा हम सलाइन पोल रोटर में लगाएंगे, उसको पोल फेसेस पे लगाएंगे। और बच्चों डैम्पर वाइंडिंग जो हम बनाते हैं वो किससे बनती है, कॉपर, एल्यूमिनियम एंड ब्रास आर यूज्ड टू मेक डैम्पर। इन 3 मटेरियल से हम अपनी डैम्पर वाइंडिंग को बनाते हैं। ठीक है, ये हो गया। और डैम्पर वाइंडिंग को हम शॉर्ट सर्किटेड करते हैं। डैम्पर वाइंडिंग इज शॉर्ट सर्किटेड बाय द सेम मटेरियल। ठीक है बच्चों, डैम्पर वाइंडिंग हम क्यों यूज करते हैं, हंटिंग को हटाने के लिए यूज करते हैं, इतना बस आपको याद रखना है। फ्लाई व्हील हम क्यों यूज करते हैं, हंटिंग को हटाने के लिए यूज करते हैं। इतना ही है आपका इसमें। इसके बाद मैं आपको एक चीज और बता दूं। हाँ, तो ये आप हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग थोड़ा सा एक और टॉपिक देख लेंगे बेटा, छोटा सा। यहाँ पे हंटिंग हमारी खत्म हो गई। जितने कॉज, इफेक्ट और एलिमिनेशन मैंने आपको लिखाए हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनको सिर्फ उतना याद रखना है। उससे बाहर से टॉपिक से क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा देखने को। तो बस कॉज, इफेक्ट एंड एलिमिनेशन आप याद रखिए। क्या क्या कॉज होते हैं हंटिंग के, क्या क्या इफेक्ट होते हैं, और क्या क्या एलिमिनेशन के तरीके हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग बस एक छोटा सा टॉपिक है उसमें देखेंगे सिलेंड्रिकल मशीन अगर हमारी है और सलाइन पोल मशीन अगर हमारी है, इसमें जो हमारी बेटा एक्टिव पावर की इक्वेशन आएगी वो आएगी ई ए वी टी बाई एक्स एस इंटू साइन डेल्टा। सलाइन पोल रोटर में मैंने आपको बताया था, इसमें हमको 2 तरीके का रिएक्टेंस देखने को मिलता है, डायरेक्ट एक्सिस रिएक्टेंस, क्वाड्रेचर एक्सिस रिएक्टेंस। 2 तरह के रिएक्टेंस की वजह से इसकी जो इक्वेशन बेटा बनेगी वो हमारी बनेगी ई ए वी टी बाई एक्स डी इंटू साइन डेल्टा प्लस वी टी स्क्वायर बाई 2
1/x³ माइनस 1/xd इंटू 2 डेल्टा साइन 2 डेल्टा। ये हमारी इक्वेशन बनी बेटा स्लाइंट पोल रोटर की हमारी इक्वेशन बन गई। ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है पावर एंगल इक्वेशन फॉर, यहाँ लिख देता हूं मैं पावर एंगल इक्वेशन। ये जो इक्वेशन है बेटा ये है हमारी स्लाइंट पोल रोटर की और ये है सिलेंड्रिकल मशीन की पावर एंगल इक्वेशन। आपसे पूछ सकता है कि हमारी जो सिलेंड्रिकल मशीन है उसमें डेल्टा की क्या वैल्यू होनी चाहिए मैक्सिमम पावर के लिए। यहां मैं लिख दूं टू गेट मैक्सिमम पावर। डेल्टा की बेटा कितनी वैल्यू होनी चाहिए हमारी 90 डिग्री। इसको मैं डब्बे में बंद कर देता हूं। ठीक है, सेम अगर हम यहां देखें टू गेट मैक्सिमम पावर तो बेटा डेल्टा कितनी वैल्यू होनी चाहिए हमको यहाँ से साफ साफ दिख रहा है साइन 2 डेल्टा फॉर्मूला में है। तो अगर आपसे पूछता है कि इसको हम बेटा एक चीज और, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो हमारा पोर्शन हो गया ये तो बेटा सेम है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर। तो ये बेटा मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर। और जो हमारी ये है इसको हम लोग बोलते हैं बेटा रिलक्टेंस पावर। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि रिलक्टेंस पावर हमको मैक्सिमम चाहिए तो डेल्टा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, वो बेटा हमारी होनी चाहिए 45 डिग्री। और हमसे पूछ सकता है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर अगर हमको मैक्सिमम चाहिए तो डेल्टा की क्या वैल्यू होनी चाहिए, तो बेटा वो हमारी होनी चाहिए 90 डिग्री। और हमसे पूछ सकता है व्हाट विल रिलक्टेंस पावर विल गेट इन स्लाइंट पोल मशीन। स्लाइंट पोल मशीन में हमको रिलक्टेंस पावर 0 कब मिलेगी, तो यहां से हमको दिख रहा है जब ये दोनों इक्वल होंगे x³ इज इक्वल टू अगर x d के हो जाएगा बेटा तो हमको रिलक्टेंस पावर जो है हमारी वो 0 हो जाएगी। एक सेकंड रुकिएगा बेटा। इसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पे एक चीज और लिख लीजिए, स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट जो हमारी होगी स्लाइंट पोल की वो हमेशा ज्यादा होगी सिलिंड्रिकल से। ठीक है बेटा, स्टेबिलिटी जो होगी हमारी स्लाइंट की वो ज्यादा होगी बेटा सिलिंड्रिकल से। इस और क्या था बेटा, स्लाइंट पोल मशीन आर मोर स्टेबल देन स्लाइंट पोल मशीन आर मोर स्टेबल देन सिलिंड्रिकल मशीन। ये आपको 3 पॉइंट और याद रखने हैं। हो सकता है पूछ ले कौन सी मशीन ज्यादा स्टेबल है, कौन सी मशीन की स्टेबिलिटी ज्यादा है, कौन सी मशीन की स्टडी स्टेट स्टेबिलिटी लिमिट ज्यादा होती है। सब कुछ स्लाइंट पोल मशीन का ज्यादा होता है बेटा। कोई भी चीज हमारी सिलेंड्रिकल की जो है वो ज्यादा नहीं होती है। ये मोर स्टेबल होता है हमारा स्लाइंट पोल मशीन। ये आपको समझ में आ गया होगा। हमको एक बार मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। जो हमारा डेल्टा है और हमको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर अपनी मैक्सिमम चाहिए तो बेटा वो हमको मिलेगा 90 डिग्री एंगल पे। और अगर हमको रिलक्टेंस पावर मैक्सिमम चाहिए तो हमारे फॉर्मूले में होता है साइन 2 डेल्टा 2 × 45 = 90। तो वो हमको रिलक्टेंस पावर जो मैक्सिमम मिलेगी वो हमको मिलेगी एंगल 45 पे। प्लस जब हमको रिलक्टेंस पावर 0 चाहिए तो हमारी x³ और xd की वैल्यू जो होनी चाहिए वो इक्वल होनी चाहिए, तब हमको रिलक्टेंस पावर 0 मिलेगी। ठीक है बेटा, इसके साथ आपके ये टॉपिक खत्म होता है। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा स्लिप टेस्ट। स्लिप टेस्ट के बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंक्रोनस मोटर। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वोल्टेज रेगुलेशन मेथड।
एक दो टॉपिक बीच में और होगा आपका, उसके बाद हमारी सिंक्रोनस मशीन जो है वो खत्म हो जाएगी। सिंक्रोनस मशीन खत्म होने के बाद एक दो क्लास में आपकी क्वेश्चंस की लूंगा, जिसमें मैं आपको PYQs लगवाऊंगा, UPPCL के PYQ लगवाऊंगा, SSC JEE के, PGCIL के और बहुत सारी गवर्नमेंट सर्विसेज के मैं आपको PYQs यहाँ पे लगवाऊंगा। फिर मैं आप लोगों से बेटा एक ही बात करना चाहता हूँ, अगर आपको कुछ समझ में ना आए मुझे कमेंट में बताएं, मैं आपके डाउट क्लियर करूंगा। और मेरी क्लास ज्वाइन करें, आपको अच्छा लग रहा है तो मुझे फीडबैक बताएं कैसा आपको समझ में आ रहा है या नहीं। खराब अगर आपको मेरी कोई चीज़ लग रही है तो भी आप मुझे बताएं, कोई टॉपिक मेरे से स्किप हो रहा है तो भी आप मुझे बताएं। अभी इसमें जैसे EMF इक्वेशन बेटा छूट गई है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कल। मैं वही पहले आपको वही बताऊंगा 10-20 मिनट, फिर मैं अपना नया टॉपिक शुरू करूंगा कल। तो बेटा मिलते हैं कल। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव, स्वस्थ रहिए।